हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? ये एक स्पेशल केस है रेजोनेंस का। रेजोनेंस में क्या होता था? डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, बट हाइपर कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। किसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स? सी एच बॉन्ड, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो वहाँ पे सी एच बॉन्ड्स के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डीलोकलाइजेशन होगी। कब होगी? जब वो डायरेक्टली अटैच होगा किसी एक ऐसे एटम के साथ जिसके पास पाई बॉन्ड हो या फिर अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल्स हों। ठीक है, ये इफेक्ट जो है परमानेंट इफेक्ट है। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू या फिर डायग्राम के थ्रू देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। दिस इज़, अगर इस कार्बन की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। स्ट्रक्चर जो होता है इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके पास Mt2p ऑर्बिटल्स हैं। ये वाला कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके पास 1s ऑर्बिटल्स हैं। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स होंगे, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर है इनकी डीलोकलाइजेशन होगी Mt2p ऑर्बिटल्स के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे। बेसिकली क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। अगर यहाँ इसकी जो स्ट्रक्चर होता है ये टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या होगी? रोटेशन होती रहेगी। अब जब ये Mt2p ऑर्बिटल और मान लो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये दोनों एक प्लेन में आ जाए तो उस टाइम पे क्या होगी? डीलोकलाइजेशन होगी। अब ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और ये Mt2p ऑर्बिटल्स हैं ये भी प्लेन में आ सकते हैं, एक प्लेन में आ सकते हैं और इसके भी आ सकते हैं। ठीक है, सो ये तीनों जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, जब बॉन्ड या फिर हम बोले कि ऑर्बिटल्स जो है वो प्लेन में आए, सब डीलोकलाइजेशन होगी और इसी डीलोकलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इसके पास कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो। ठीक है, और इसके एडजेसेंट में, इसके एकदम डायरेक्टली अटैच क्या होना चाहिए? sp3 कार्बन एटम होना चाहिए। ठीक है, और उसके पास क्या? हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के साथ बताऊं सो हम ये सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, सो ये वाला कार्बन एटम जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और इसके डायरेक्टली जो हमने अटैच्ड वाला कार्बन एटम है इसको क्या बोलेंगे? इसको अल्फा कार्बन एटम बोलेंगे। ठीक है, और ये कार्बन एटम जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। अगर हम और एग्जाम्पल लें सो देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इसके डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस कार्बन एटम के पास अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। और अगर हम बात करें CH डबल बॉन्ड CH2, अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे CH3 है, CH3 है एंड CH3 है। ठीक है, सो ये वाला कार्बन एटम जो है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पर इसके जो डायरेक्टली अटैच्ड है ये क्या है? ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सो ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देगा। ठीक है, सो ये हमने कुछ जर्नल एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले मैं ये इंक को क्लियर करती हूँ।
क्या हो रहा है यहाँ पे, डीलोकलाइजेशन हो रही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और ये कौन कौन इफेक्ट दे सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कैटाइन भी दे सकते हैं, रेडिकल्स भी दे सकते हैं, और पाई बॉन्ड भी दे सकते हैं, ठीक है। एल्कीन का एग्जांपल ले लिया हमने। और अगर हम बात करें CH3 CH2 रेडिकल की बात करें, सो ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। सो यहाँ पे भी हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो लग सकता है। बस यहाँ पे जो क्लीवेज होगी वो होमोलिटिक क्लीवेज होगी। क्लीवेज कैसे होगी, देखो ये है, ये हाइड्रोजन है, सो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के पास जाएगा, और ये कुछ यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये C है, इसके पास ऑलरेडी एक रेडिकल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। अब ये वाला एक बॉन्ड जो है, ठीक है, ये सॉरी एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और ये रेडिकल बाहर रह जाएगा, ठीक है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन रेडिकल्स में भी पॉसिबल है। हमने कार्बोकैटाइन की बात कर ली थी। बेसिकली क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, H पॉजिटिव बाहर रह जाएगा। वैसे ही ये वाले बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन पेयर भी आ सकते हैं इस बॉन्ड के भी, और इस बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन पेयर भी आ सकते हैं बेसिकली। जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं उतने ही क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। अगर हम अपना एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे देखो, ये अल्फा कार्बन एटम है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं हम। एल्कीन की बात करें, एल्कीन में क्या होगा बेसिकली, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की डीलोकलाइजेशन हो रही है, और साथ में ये वाले जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनकी भी डीलोकलाइजेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें एनाइन मिलेगा, कार्बो एनाइन मिलेगा। अल्फ़ा वही स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन के ऊपर। जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, अब यहाँ पे देखो, ये जो है इसके विद रिस्पेक्ट देखना है हमें। ये जो कार्बन एटम है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और इसका जो साथ वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और इसको ही हम अल्फ़ा कार्बन एटम बोलेंगे। और इसके साथ जितने हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 2 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके 2 1 2 और एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जिसमें ये वाला हाइड्रोजन एटम, अगर मैं यहाँ पे आकर आपको बना के बताऊँ, क्या होगा स्ट्रक्चर, ये H, ये वाला H पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे आ गया, CH, यहाँ पे CH2 नेगेटिव, ठीक है। इसके भी 1 2 एंड 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स देखते हैं, एल्कीन के केस में देखते हैं सबसे पहले ऑर्बिटल डायग्राम। ये वाला कार्बन एटम जो है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है 1s हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, और कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, और डीलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अब एल्कीन के केस में जो डीलोकलाइजेशन होती है वो किसके किसके बीच में होती है, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डीलोकलाइजेशन जो होगी वो यहाँ पे, ये जो एल्कीन है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब इसका जो एम्प्टी पाई स्टार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये एम्प्टी होते हैं, ठीक है, एम्प्टी होते हैं। यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन होगी वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी एम्प्टी पाई स्टार या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के साथ। और अगर हम बात करें रेडिकल की, अगर हम देखें CH H एंड H है, और यहाँ पे CH
और H ये रेडिकल है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर होमोलिटिक क्लीवेज होगी, बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये जो है ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, और हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे कुछ इस तरह। यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और C एंड H एंड H, ठीक है। अब यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, वो किसकी किसकी हो रही है, सिग्मा की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की किसके साथ हो रही है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ, p ऑर्बिटल के साथ। सो ये क्वेश्चन एक्चुअली जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन आ चुका है कि आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बोकेटाइन है और CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। सो इन दोनों में जो डीलोकलाइजेशन हो रही है वो किसके किसके बीच में हो रही है, ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रही है। सो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डीलोकलाइजेशन हो रही है, कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन में किसके साथ होगी, वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ, वेकेंट p ऑर्बिटल किसका वेकेंट है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का ऑर्बिटल के साथ, और ये एल्कीन है। सो एल्कीन में जो डीलोकलाइजेशन हो रही है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की डीलोकलाइजेशन हो रही है किसके साथ, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि वेकेंट है। अगर हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें, सो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सो ये कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। सो सबसे पहले देखो ये वाला कार्बन एटम जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। अब इसमें देखो अल्फा कार्बन एटम कौन सा है, एक ये वाला कार्बन एटम अल्फा है, ये एक ये वाला कार्बन एटम अल्फा है और एक ये कार्बन एटम अल्फा है। सो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये भी अल्फा कार्बन एटम है, ये भी अल्फा कार्बन एटम है और ये भी अल्फा कार्बन एटम है। देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन है। सो 7 ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे हमें, ओके। और अगर हम बात करते हैं कुछ इस एग्जाम्पल की, सो यहाँ पे देखो अगेन हमें अल्फ़ा कार्बन एटम ढूंढने हैं। सो CH3 होगा, ये अल्फ़ा कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, सॉरी 2 हाइड्रोजन होंगे। सो ये भी अल्फ़ा कार्बन एटम है और ये वाला कार्बन एटम जो है ये भी अल्फ़ा है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा। सो 3 एंड 2 5 6। सो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 हैं, और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी कितने मिलेंगे, 6 ही मिलेंगे हमें, ठीक है। और बाकी सिर्फ आपको ये देखना है कि अल्फ़ा कार्बन एटम कितने हैं, कौन कौन से अल्फ़ा कार्बन एटम है, कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। सो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 6 7 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 8। सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कितने मिलेंगे हमें, 8 ही मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम टोलुइन की बात करें तो उसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है, क्योंकि ये वाला कार्बन एटम जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज के एकदम साथ में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन। सो ये हमारे पास दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। सो देखो सबसे पहले ये कार्बोनाइन है, ठीक है। अब कार्बोनाइन के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसके ऊपर नेगेटिव साइन है और यहाँ पे H है एंड D है, ठीक है। सबसे पहले तो ये sp, ये वाला कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। ये वाला कार्बन एटम जो है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे हमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ही नहीं मिल रहा है। बाकी अगर देखो, अगर इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक भी करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्शन होगी, तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। दैट मीन्स ये जो है वो इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे तो एक और कार्बन एटम प्रेजेंट ही नहीं है, सो ये भी इनकरेक्ट है। ये वाला देखो, ये कार्बन कैटाइन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग हो मिलेंगे। यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं हमें मिल जाएंगे। सो ये वाला जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सो अगर देखो ये sp2 कार्बन एटम है, ये भी sp2 कार्बन एटम है हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब इसके एडजेसेंट में देखें तो यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ही है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हमें कोई नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट। दैट मीन्स यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगी। सो हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन होती क्यों है, ठीक है। बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन में हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन होती है, ठीक है। अब अगर हम कार्बोकेटाइन की बात करें तो कार्बोकेटाइन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की, इस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। अब ये वाला बॉन्ड जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद देखो हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलता है। बेसिकली क्या है कि ये जो एल्कीन है, ये जो हाइड्रोजन एटम ब्रेक होता है, एल्कीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बहुत बड़ा होगा। H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो छोटा सा होगा। सो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बनी रहती है, ठीक है, H पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। और क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एल्कीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी रहेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। एक तो ये वाला अगर हम देखें तो ये वाला कार्बन एटम जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और बेसिकली यहाँ पे एक न्यूट्रल स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही होती है। नेक्स्ट हमें बताना है कि टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने मिलेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अगर हम इसके देखें तो ये वाला कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम है, ये भी अल्फा कार्बन एटम है, ये भी अल्फा कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, देखो अल्फा हाइड्रोजन है 9 अल्फा हाइड्रोजन है। सो दैट मीन्स जो है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे वो भी कितने प्रेजेंट होंगे, 9 प्रेजेंट होंगे। ओके, अगर हम एप्लीकेशंस देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही हम एल्कीन की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं कि जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही स्टेबल एल्कीन होगी। हम ऐसे बोल देते हैं कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। अब वो क्यों ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब एल्कीन की बात करें, ये वाली एल्कीन लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर इस वाली यहाँ पे बात करें तो इसके पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है
और यहाँ पे बात करें सो ये इसके पास सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। सो दैट मीन्स यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इसके 2 मिलेंगे और इसके 1 मिलेंगे। सो स्टेबिलिटी, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कीन की। अगर हम इन एल्कीन की स्टेबिलिटी देखें सो देखो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन सारे एल्कीन में सेम है, ठीक है। ये अल्कीन यहाँ पे देखो सो इसके विद रिस्पेक्ट ये अल्फ़ा कार्बन एटम है, ये भी अल्फ़ा कार्बन एटम है। अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 है, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन एटम है, ये भी अल्फ़ा कार्बन एटम है। यहाँ पे भी अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो 6 है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर देखें तो ये भी अल्फ़ा कार्बन एटम है, ये भी अल्फ़ा कार्बन एटम है। यहाँ पे भी जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो 6 है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सब में सेम ही होंगे। सो अब हम स्टेबिलिटी का पता कैसे लगाएंगे? देखो हमें पता है सिस जो है वो ट्रांस से ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों ज़्यादा स्टेबल होती है? क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ पे ट्रांस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्राउड CH3 का इलेक्ट्रॉन क्राउड जो है वो दूर दूर है, ठीक है। लेस स्टेरिक क्राउडिंग है, दैट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये दोनों सेम साइड पे है, मीन्स इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होंगे वो ज़्यादा क्लोज होंगे, रिपल्शन होगी, क्राउडिंग होगी, जिसकी वजह से सिस जो है वो लेस स्टेबल होगा। बट अगर हम जेमिनल की बात करें तो ये वाले तो CH3, ये वाले CH3 एक ही साथ है, एक ही साइड पे है। दैट मीन्स यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग और भी ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी स्टेबिलिटी और भी कम होनी चाहिए। बट अगर इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें सो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो थर्ड एल्कीन है, देन सेकंड है और देन फर्स्ट है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ये हम पता लगाते हैं। सिस और ट्रांस का कंपैरिजन नहीं करेंगे हम सिर्फ ट्रांस और इसका कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता है ट्रांसेस की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी सिस से। अब इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करें सो हम इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे हम पहले ये जेमिनल एल्कीन है। जेमिनल एल्कीन मीन्स दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन एटम के ऊपर लगे हुए हैं। सो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे ये CH3 है। अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ सो यहाँ ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH2 और H पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ओके। अगर हम ट्रांस वाले का देखें सो ट्रांस वाले में ये वाले भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है और हम सिर्फ एक एक ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए। सो ये वाले अल्फ़ा हाइड्रोजन से हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे देखें हम तो CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये हमारे पास H है एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CH2 आ गया और यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया, ओके। सो यहाँ पे देखो ये कार्बन 9 की फॉर्मेशन हो रही है, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन 9 की फॉर्मेशन हो रही है। सो हम स्टेबिलिटी किससे चेक करेंगे? कार्बन 9 की स्टेबिलिटी से चेक करेंगे। अब ये वाला जो कार्बन एटम है यहाँ पे ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, दैट मीन्स ये प्राइमरी कार्बन 9 है। अब ये वाला कार्बन एटम जो है वो इस कार्बन एटम के साथ भी डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन एटम के साथ भी डायरेक्टली अटैच है, दैट मीन्स यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बन 9 है। और अगर हम कार्बन 9 की स्टेबिलिटी की बात करें सो CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, मीन्स ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर रहा है। और प्राइमरी कार्बन 9 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। प्राइमरी कार्बन 9 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, ठीक है।
सो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की वजह से ये जो जेमिनल एल्कीन है इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और ऑर्डर जो है वो कुछ ऐसा आ जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का भी हम पता लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी हो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो अगर हम टर्शरी कार्बोकेटाइन देखें, दिस इज़ टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर हम ओपन स्ट्रक्चर देखें तो CH3 आएगा, CH3 आएगा और यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन। यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होगा इसको भी हम ओपन करके लिखते हैं, CH3 आ जाएगा। CH3 है और यहाँ पे H है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन। यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और यहाँ पे हमें CH3 है, यहाँ पे इसके ऊपर H है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फ़ा कार्बन एटम है और 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और यहाँ पे एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। सो जहाँ पे जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी स्टेबिलिटी जो होगी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है कि जब हम कैटलिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं एल्कीन की, ठीक है। सो हमें एल्केन मिलता है, ठीक है। और इसमें जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का इन्वर्स रिलेशन है। मींस हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एल्कीन की स्टेबिलिटी को बताता है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ये एल्कीन है, सो ये अल्फ़ा कार्बन एटम है, यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन है, सिर्फ एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये एल्कीन की बात करें, सो यहाँ पे ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। मींस ये एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। सो यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो लेस होगी, रिलीज होगी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का इन्वर्स रिलेशनशिप है, ये आपको याद रखना है। बेसिकली क्या होता है, देखो अगर हम बात करें ट्रांस एल्कीन की, सिस एल्कीन की, और ये हमारे पास एल्कीन है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग ट्रांस में तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, सिस में भी 6 ही होंगे और यहाँ पे सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। सो ये वाले एल्कीन जो है वो कम स्टेबल है, ठीक है, ये कम स्टेबल है। सो यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सिस देन ट्रांस। सो जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी एल्कीन उतनी ही लेस होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट टू द मल्टीपल बॉन्ड। सो हाइपर कॉन्जुगेशन से बेसिकली हमें पता चल जाता है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जहाँ पे जिन सिस्टम में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है वहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसकी लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों डिक्रीज़ हो जाती है? देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, बट कुछ कंपाउंड में जैसे प्रोपीन अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। ये एग्जाम्पल देखो,
अगर हम कार्बोकेटाइन का एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाने की वजह से अब ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई। वैसे ही अगर हम प्रोपीन का केस भी लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे अगर इस कार्बन और इस कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन अगर हम बात करें, वैसे तो हमें ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अभी इस कंपाउंड में, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद आता है डायपोल मूवमेंट। ये भी डायपोल मूवमेंट के बारे में भी हाइपर कॉन्जुगेशन बताता है। एक्चुअली क्या होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर हम देखें, हमें चार्ज की डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का और अगर हम एग्जाम्पल ले एस्टल्डिहाइड का, डायपोल मूवमेंट जो है फॉर्मेल्डिहाइड का 2.27 है, बट जबकि एस्टल्डिहाइड का 2.72 है। ये क्यों हो रहा है? देखो, फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम एस्टल्डिहाइड देखें, एस्टल्डिहाइड में क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, यहाँ पे चार्ज की डेवलपमेंट्स हो रही है, जिसकी वजह से इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर हमें डायपोल मूवमेंट का कहीं पे कंपैरिजन करना हो और अगर हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन उस सिस्टम में लग रहा है, वहाँ पे डायपोल मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? यूजुअली नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन को ही हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है वो पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो डीलोकलाइजेशन थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड थी। बट यहाँ पे जो मूवमेंट हुई इलेक्ट्रॉन्स की वो टुवर्ड्स सिग्मा बॉन्ड जा रही है। उसको क्या बोलते हैं हम? रिवर्स कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, यहाँ पे क्या होता था, जैसे डबल बॉन्ड आ गया CH एंड CH2 आ गया, ये वाले सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो थे वो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है। बट रिवर्स कॉन्जुगेशन में जो यहाँ पे Cl आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, ये इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रिवर्स कर देगा। मीन्स यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी डिस्प्लेसमेंट होगी या फिर डीलोकलाइजेशन होगी। इस मतलब जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है। यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उनकी भी डीलोकलाइजेशन हुई है और बस डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। किसकी वजह से रिवर्स हो रही है? कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे क्लोरीन हैलोजन ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन से हमें क्या पता चलता है? एक तो स्टेबिलिटी पता चलती है कार्बोकेटाइन की। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कीन की। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो उसका डायपोल मूवमेंट भी इंक्रीज होता है, बट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे किसी भी सिस्टम में, वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतनी ही कम होगी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एल्कीन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डिक्रीज होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।